आपका जन्म और लालन पालन छत्तीसगढ़ में हुआ महेंद्र भैया, और आप यहाँ से फिर नौकरी के साथ साथ आपकी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई कि आप शुरू से साहित्य में जुड़े हुए थे? देखिए, मैंने कभी लिखा कुछ नहीं जी। आज तक मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा है। कोई शक्ति है जो मुझे प्रेरित करती है और वो लिखवाती है। मैं चाहूँ कि मैं लिखूँ तो मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता। आपकी व्यंग रचनाएं बहुत चर्चित हुई और मन से जनता ने काफ़ी उसकी तारीफ की, और व्यंग रचनाओं का जो सिलसिला चला, तो व्यंग रचनाओं की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जो मेरा उपन्यास एक डिप्टी कमिश्नर की डायरी 40 दिन में लिखा गया, ये काफ़ी चर्चित हुई थी डिप्टी कमिश्नर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। और मैं तो समझता हूँ मुझे एक ब्रह्मास्त्र दे दिया विभाग ने, किताब छपने भेज दिया। अगर मैं एक बार भी एक भी पृष्ठ बीच में पलट के देख लेता बीच का, तो शायद छपाने की हिम्मत मैं भी नहीं कर पाता। राजनगर से लौटा 10 बजे, ऑफिस पहुंचा 10:30 बजे, तो मुझे बताया गया कि पिताजी की ऑफिस नहीं रहे। 11 बजे मुझे ऑफिस में, मैं डिप्टी कमिश्नर के पास गया कि सर वो मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो मुझे अभी तुरंत जाना है। अरे बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे पिताजी मर गए, अब तुम संडे को काम कर पाओ। और एक आपका ज्योतिष पक्ष है, तो ज्योतिष पक्ष में महेंद्र भैया ये इधर से रुझान कैसे हुआ और कब से इसमें प्रयोग आपने चालू किया? हमारे ज्ञान में कमी होगी, लेकिन शास्त्र सही है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि ज्योतिष सटीक भविष्यवाणी कर देता है? सारा का समाधान हमारे वेदों में उपलब्ध है जी। ज्योतिष में उपलब्ध है। जब उनसे पूछा गया कि आपने मिसाइल बनाना कहाँ से सीखा, बोले मैंने वेदों का अध्ययन किया और मैंने वेदों से सीखा है। हमारे वेदों में सारी चीज़ें हैं कि उसको देख करके मैंने कह दिया कि अब सनातन संस्कृति को, धर्म को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज श्री महाकाल धाम के स्टूडियो में हमारे बीच में साहित्यकार, व्यंग्यकार, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर महेंद्र ठाकुर जी आए हुए हैं। मैं स्टूडियो में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर महेंद्र ठाकुर वो नाम है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी व्यंग रचनाओं और साहित्य की यात्रा में खासा मुकाम हासिल किया। उनकी रचनाओं का एक अलग प्रभाव था, मंच से हो या किताबों के माध्यम से व्यंग और साहित्य में आपने अद्भुत प्रयोग किए हैं और काफ़ी लोकप्रिय हुए। आप एक बड़े प्रशासनिक पद पर रहे, लंबे समय तक सरकारी सेवा के बाद आपने सेवानिवृत्ति ली है। और महेंद्र ठाकुर सर की एक बात और बताऊं कि ज्योतिष के मामले में उनकी इतनी सटीक भविष्यवाणियां हुई हैं, ऐसे रोचक संस्मरण उनके जीवन में है। आज हम उनसे इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और उनके उस मज़ाई व्यक्तित्व पर भी हम कुछ बातें करेंगे। तो डॉक्टर महेंद्र ठाकुर जी, आप का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ और आप यहाँ से फिर नौकरी के साथ साथ आपकी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई कि आप शुरू से साहित्य में जुड़े हुए थे? मैं तो हाई स्कूल से ही जुड़ा हुआ था साहित्य से। कॉलेज में पढ़ रहा था तो छत्तीसगढ़ी कवि सम्मेलन में जाता था, छत्तीसगढ़ जाता था और उस समय से ही सक्रिय था पूरी तरह से। तो उस समय आपको रचनाएं कैसी पसंद आती थी? कैसी रचनाओं का आप सृजन करते थे? कैसी लिखते थे? शैली आपकी? देखिए, मैंने कभी लिखा कुछ नहीं जी। आज तक मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा है। कोई शक्ति है जो मुझे प्रेरित करती है और वो लिखवाती है। मैं चाहूँ कि मैं लिखूँ तो मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता। आपकी व्यंग रचनाएं बहुत चर्चित हुई और मन से जनता ने काफ़ी उसकी तारीफ की, और व्यंग रचनाओं का जो सिलसिला चला, तो व्यंग रचनाओं की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, जीवन में हास्य व्यंग बहुत आवश्यक है। प्रारंभिक समय में लोग प्रायः श्रृंगारिक कविताएं लिखते हैं, मैंने भी लिखी थी जी। लेकिन हास्य व्यंग मेरे स्वभाव में, मेरे खून में मान लीजिए कि हर बात में पता नहीं क्यों मैं शब्दों को तोड़ तोड़ कर बोलने की आदत थी कि कोई भी बात हो तो मैं शब्दों को तोड़ करके उसका नया अर्थ निकालता था। लोग मुझको पागल समझते थे कि मति भ्रम है, लेकिन आज स्थिति यह है कि आज सारी दुनिया उसी शैली को अपना रही है। बड़े बड़े टीवी चैनल्स में इस भाषा के शब्दों को तोड़ना, उसका अर्थ निकालना, ये अब शुरू हो गया है। तो मेरी रुचि शुरू से रही, लिखता रहा। और मैंने कहा ना कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, किसी शक्ति ने मुझसे लिखवाया है। मैं लिखने बैठता भी हूँ तो मैं नहीं सोचता क्या करूँगा। हाँ, व्यंग्य की बात अलग होती है, उसमें अपने पास जिस सब्जेक्ट पर लिखना है उस पर हमको शोध करना बहुत जरूरी होता है, डिटेल उसका जानना, तो उसका अध्ययन जरूर होता है, लेकिन लिखना नहीं सकता। उसके बाद भी मूड बनता है, पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, उस विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त करता हूँ,
लेकिन लिखूंगा तभी जब कोई शक्ति साथ देगी, और एक सीटिंग में मेरा सब लिखना हो जाता है। इवन मेरा उपन्यास एक डिप्टी कमिश्नर की डायरी 40 दिन में लिखा गया, ये काफी चर्चित हुई थी डिप्टी कमिश्नर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। ऐसी साहसिक कृति न लिखी गई है, न लिखी जा रही है और न लिखी जाएगी, ये सुभाष चंद्र जी ने कहा है। कितने साल पहले आपने लिखा था इसको? ये उस समय मैं डिप्टी कमिश्नर था और अपील में था उस समय जी। उस समय लिखा था, ऐसा मुझे ध्यान, 2004-05 की बात है जी। और इतनी आग थी मेरे मन में, मतलब इतनी आग थी, तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो मुझे 15-20 पेज तक तो पता ही नहीं था कि उपन्यास शुरू हो गया है। बस लिखते चला, बाद भी लगा अरे तो उपन्यास बन रहा है, फिर लगा आत्मकथा है, फिर लगा संस्मरण है, लेकिन जो भी मैं लिखते चला गया और पढ़ने के लिए लिखने के बाद उसको पढ़ा भी नहीं, सीधे टाइपिंग में दे दिया। 2-3 पेज बढ़िया टाइप हो गया तो मैं कहा ठीक है, किताब छपने भेज दिया। अगर मैं एक भी पृष्ठ बीच में पलट के देख लेता बीच का, तो शायद छपाने की हिम्मत मैं भी नहीं कर पाता। ये चर्चित जो किताब है आपकी डिप्टी कमिश्नर की डायरी, ये आपने किस पर केंद्रित होकर के लिखा है? कौन से मुद्दों को उठाया है इसमें? नहीं, मुद्दों की बात नहीं है जी। और न ही किसी व्यक्ति विशेष पर है, व्यंग्य व्यक्ति पर नहीं, प्रवृत्ति पर होता है। जी। एक अधिकारी जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है मेरे विभाग का है, लेकिन हर विभाग में ऐसे अधिकारी मौजूद हैं, उस कैरेक्टर के लोग हैं, और हमारा जो सिस्टम इतना सड़ा हुआ है, प्रशासनिक सिस्टम, कि मेरे इतने मतलब मुझे ज्योतिष की ओर पूरी तरह से समर्पित कराने का श्रेय विक्रयकर विभाग को ही आता है। ये मैं कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने उसके बाद खूब पढ़ा। क्या हुआ कि जब मैं सतना में जब मैं पोस्टिंग थी, मुझे फ्लाइंग स्क्वाड अफसर बनाया गया, तो मुझे आश्चर्य हुआ मेरे जैसे को फ्लाइंग स्क्वाड अफसर कैसे बना दिया, क्योंकि मैं तो इस लायक हुई नहीं, न तो मैं पैसे खाता, न मैं चंदे लेता, न मैं और कोई काम करता हूँ। मैंने बहुत मना किया, मंत्री से भी बोला कि मैं फ्लाइंग स्क्वाड मत दीजिए, मुझे रूप लाइन में डाल दीजिए, मेरी मिसेज यहाँ सर्विस में है प्राइवेट कॉलेज में, उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता करके आया हूँ, 1-8 साल बाद चला जाऊँगा यहाँ से वापस। तो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर इतने भ्रष्ट थे कि हर पार्टी से उनका पैसा बंधा था, और सरकारी नियम अनुसार 3 साल के बाद हटा देना चाहिए क्लास 1 अफसर को, लेकिन उनको 6 साल बाद भी नहीं हटाया गया था। मैंने उपन्यास में पूरा उल्लेख किया, एकदम सत्य है, पूरा का पूरा सत्य घटनाएं हैं, और लेकिन वो सत्य काल्पनिक ही कहूँगा उसको मैं, क्योंकि हमको डिस्क्लेमर देना पड़ता है। हालांकि मेरी किताब में एक नई चीज़ भी है कि मैंने तो पहले डिस्क्लेमर दिया है, उसके बाद जहाँ उपन्यास शुरू होता है वहाँ मैंने शपथ पत्र दिया है कि मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर, पिता स्वर्गीय त्र्यंबकनाथ ठाकुर, उम्र 28 वर्ष, जो कि डिप्टी कमिश्नर की जो उम्र थी सर, वो गोत्र, दिग्भय, सन्नकपुर, मूलग्राम सब घोषित करता हूँ कि इस उपन्यास में जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। और नीचे ये भी टिप दिया, कृपया इसे व्यंग न समझें, है ना, व्यंग्यात्मक प्रारंभ हुआ है, तो ये चीज़ है, नया प्रयोग था वो। आपका जन्म और लालन पालन छत्तीसगढ़ में हुआ महेंद्र भैया? पूरी तरह छत्तीसगढ़ में। जी जी। और यही अध्ययन भी करके आपने यहीं से फिर दुर्ग में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी उस समय स्कूल में थे, टीचर थे, और ट्रांसफ़र होता रहा पिताजी का, तो हम महासमुंद चले गए। पहली हिंदी शायद मैंने बृजाज पाठशाला महासमुंद में बिना नाम लिखाए पढ़ी। टीचर लोग आते थे घर से पा के ले जाते थे, और परीक्षा हुई तो टॉप कर गया, तो मेरा एडमिशन उसके बाद हुआ, तो उम्र थोड़ा बढ़ा कर लिखाया गया, और रायपुर खोखोपारा स्कूल में आया जी। पूरा शिक्षा मेरी खोखोपारा प्राइमरी स्कूल रायपुर, आजकल साखाराम स्कूल बोलते हैं, उसके बाद माधवराव सप्रे स्कूल शिक्षा मैट्रिक तक के, उसके बाद दुर्गा महाविद्यालय से AA में किया, PhD भी रायपुर से ही किया, लॉ में किया तो बिलासपुर और रजगलपुर में रहते हुए किया, और अध्ययन करते करते आपको नौकरी भी लग गई? हाँ, मैं 18 साल का हुआ, BA पास किया, तुरंत नौकरी लगी 1 महीने में। जी। मार्केटिंग फेडरेशन में अकाउंटेंट था। हाँ, मतलब कई नौकरियां आपने बदली। जी, कई जगह ट्रांसफर भी होते रहे, वहाँ भी वही हाल था मार्केटिंग फेडरेशन में। ये जैसे आपका एक त्रिआयामी व्यक्तित्व है, मैं इसे कह सकता हूँ कि आपका त्रिआयामी व्यक्तित्व है। एक आपका प्रशासनिक व्यक्तित्व है, आपने सरकारी नौकरी की, अलग अलग पदों में काम किया। एक आपका साहित्यकार का रूप है, डॉक्टर महेंद्र ठाकुर एक साहित्यकार है, व्यंग्यकार है, और एक आपका ज्योतिष पक्ष है। तो ज्योतिष पक्ष में महेंद्र भैया ये इधर से रुझान कैसे हुआ और कब से इसमें प्रयोग आपने चालू किया है? देख, ज्योतिष में पढ़ता था, मुझे समझ नहीं आता था जी। लेकिन वही पता है, सतना में जब मैंने टैक्स एविजन पकड़ा किसी तरीके से जी। 1 साल का टारगेट 84 लाख टैक्स एविजन पकड़ने का था, और मैं बिना परमिशन जांच करने गया, और 1 सप्ताह में
2,70,00,000 रुपए पकड़ा, तो जिसको हमारे एडिशनल कमिश्नर जो एमपी के हेड थे जी एनफोर्समेंट के, उनके डायरेक्शन पर मैंने जबरदस्ती कम किया, 2,30,00,000 का प्रपोजल दिया एक सप्ताह में केवल। तो उसके कारण जो है मुझे विभागीय जांच का सामना करना पड़ा, उसके कारण मेरा प्रमोशन रुका गया, और भी बहुत सारी घटनाएं हुई। अब क्या बोलूँ मैं, निकल गया समय, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। और मैं तो समझता हूँ मुझे एक ब्रह्मास्त्र दे दिया विभाग ने, जिसका लाभ मुझे हमें जीवन भर मिला नौकरी में। उसमें तो मैं नया नया था जब सतना में था, जी 5-6 साल की नौकरी थी टोटल मेरी, लेकिन उससे मुझे ब्रह्मास्त्र मिल गया कि काम करने से दंड मिलता है। तो फिर उसके बाद कोई भी कमिश्नर या मुख्यमंत्री या मंत्री, चीफ सेक्रेटरी मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। जैसे ही बोलते थे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काम करो, मैं बोलता था कि हमको मिसगाइड क्यों कर रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ाने से क्या हम सस्पेंड कराना है क्या अपने आप को? इस तरह की कार्रवाई होती थी। हाँ, और डॉक्यूमेंट है मेरे पास में कि आपको 84 लाख का लक्ष्य दिया गया था एक वर्ष में, और आपने एक सप्ताह में 2,30,00,000 का करप्शन पकड़ा है, जो अविश्वसनीय है। इसलिए विभागीय जांच संस्थापित की जाती है। ओह, और उसमें मेरा प्रमोशन रोका गया। पेशी में बोला हाँ मुझे आरोप मंजूर है, तो बोले ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं कहा सब विभागीय जांच करेगा। अरे अच्छा, आपको तो चेतावनी मिल जाएगी और आपका प्रमोशन हो जाएगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, और पेशी बढ़ा देते थे। वही डिप्टी कमिश्नर, मेरे पिताजी की डेथ हुई, मैं घर से आया राजनांदगांव, मेरे पिताजी थे, हम लोगों ने वही मकान लिया, मैंने ही खरीदा था, जो मुक्तिबोध जिसमें रहा करते थे, मुक्तिबोध जी। तो पिताजी से जब मैं आया राजनांदगांव से लौटा, 10 बजे ऑफिस पहुंचा, 10:30 बजे, तो मुझे बताया गया कि पिताजी की आपके नहीं रहे। 11 बजे मुझे ऑफिस में, मैं डिप्टी कमिश्नर के पास गया कि सर मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो मुझे अभी तुरंत जाना है। अरे बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे पिताजी मर गए, अब तुम संडे को भी बैठ के काम कर पाओगे। दिस वॉज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ए डिप्टी कमिश्नर। मैंने वो दिन भी देखे। उसके बाद मेरा छुट्टी लिया 13 दिन की केवल, वो भी स्वीकृत नहीं किया गया कि आपने 21 दिन की पूर्व सूचना नहीं दी है, इसलिए मेरा आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया। मेरी 13 दिन के कारण मेरी पूरी महीने भर की तनख्वाह रोकी गई। तो ये सारी घटनाएं हुई हैं। नौकरी के दौरान बड़ा मानसिक कष्ट से आपको गुजरना पड़ा? बिल्कुल नहीं। ज्योतिष की तरफ मेरा जिज्ञासा थी। तो इसी से मुझे लगा कि ज्योतिष सही है। इतना करने के बाद लोगों को पदोन्नति नहीं मिलती, तो बड़ा सम्मान मिलता, मेरी ड्यू हो रही है, प्रमोशन रुक रहा है, तो इससे मेरी ज्योतिष से आस्था और बढ़ गई जी। और मैं लगातार पढ़ता गया। और उसके बाद एक दिन एक सूत्र मुझे क्लिक कर गया 3 साल की मेहनत बाद में। उसके बाद फिर अंदर घुसता चला गया, और ईश्वर की कृपा रही, मेरा कुछ नहीं है। तो आपकी प्राथमिकता में ज्योतिष में क्या था महेंद्र भैया? क्या आपने ज्यादा प्राथमिकता से पढ़ा? पामिस्ट्री भी आपने की? क्या की? पामिस्ट्री शुरू में पामिस्ट्री करता जी था, और मेरी भविष्यवाणियाँ लगभग सब सही गई। मेरे पूर्वजों के संस्कार थे, या जो भी कह लीजिए। और ज्योतिष में भी आपने देखा होगा कि पहली बार किसी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी 48 से 55 सीट के बीच में। आपने किया था ये? हाँ, सबसे पहला मेरा चैनल में आया था, दूसरे तीसरे दिन घोषणा किया था मैंने डिक्लेयर होने के प्रोग्राम के। सटीक हुआ था, और 54 सीट पे आई। जब किसी को कल्पना नहीं थी कि कांग्रेस हारेगी, और किसी को, भाजपा वालों को कल्पना थी कि हम जीतेंगे। तो ये भी मेरा कोई रोल नहीं, सब ऊपर वाले की मेहरबानी, उनकी कृपा है, मानता हूँ ईश्वर की। मेरे एक चर्चा में आप बता रहे थे कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप सटीक भविष्यवाणी कर देते हैं, इस तारीख को ये होगा। नहीं, मैं ऐसा कभी चैलेंज नहीं करता, लेकिन हाँ तारीख निकालता हूँ, और 10 में से 6 से 8 तारीख सही जाती रही। एक तो बहुत अजीब घटना में नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी बिल्कुल। हमारे विभाग के एक मंत्री थे जी, उनने को मैंने लिख कर दे दिया था 15 दिन के अंदर आप मंत्रिमंडल से जा रहे हैं, सतर्क रहें। ओह, कोई अपने मंत्री को ऐसा लिखकर नहीं देगा। लेकिन वो पागलपन करता था। बाद में बात हुई मेरी, और इस्तीफा दिया उन्होंने। उनका इस्तीफा 15 दिन में मंत्री पद उनका चला गया। उनका इस्तीफा दिया खुद होकर के, और मंजूर हो गया जी। उसके बाद फिर मैंने घोषणा की। भाग्योदय का अखबार आता था, एक बहुत अच्छा अखबार था, मधु शर्मा और तपेश जैन का राघवेंद्र में निकालते थे। तो उसमें फिर मैंने भविष्यवाणी की कि मंत्री जी की ससम्मान मंत्रिमंडल में वापसी होगी। 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ये पुनः मंत्रिमंडल में आएंगे। अधिकतम तारीख 22 जुलाई है, और अगर 22 जुलाई तक उनको मंत्रिमंडल में वापस नहीं लिया गया तो मुख्यमंत्री बनकर लौटेंगे। एक सरकारी अफसर ये लिखे, और मेरा विभाग मुख्यमंत्री के पास था। लेकिन ठीक है, अब क्या हुआ कि 26 तारीख की घटना है, 25 तारीख की, मैं वहीं के उनके बंगले पर गया, एक के बुलाने पर। बोले भैया परेशान हैं, और उनके मंत्रिमंडल में लिए नहीं। तो मैं बोला परेशान बात नहीं, उनका राजयोग 2 तारीख को प्रस्फुटित होगा, 2 जुलाई आ तो जाने दीजिए, 9 जुलाई अधिकतम बोला हूँ मैं, तो उसके बीच देखेंगे। तो बोले नहीं, गलत बोल रहा है, मैं कल शपथ ले रहा हूँ।
7 बजे मेरा शपथ ग्रहण समारोह है। मैं बोला आपका शपथ ग्रहण नहीं होगा, राजयोग आपका 2 तारीख को प्रस्फुटित हो रहा है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, अब आप सोचिएगा, मेरे को इतना कैलकुलेशन मैंने किया, उसके बाद दिया। और मुख्यमंत्री पास मेरा विभाग है, ऐसे लिखने की हिम्मत नहीं कर सकता, बहुत सोच समझ के मेरे से निकला है। तो आपका शपथ कल नहीं होगा, 2 तारीख के पहले आपका शपथ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग आपको लेना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में ले रहे हैं। दूसरे दिन क्या हुआ, राज्यपाल को जाना पड़ गया। फिर 28 तारीख तय हुई, उस दिन सीएम को जाना पड़ गया। फिर 30 तारीख तय हुई तो उसे फिर राज्यपाल को जाना पड़ गया। फिर 1 तारीख तय हुई तो चंद्रशेखर मर गए, तारीख बढ़ती गई। हाँ, 1 तारीख को चंद्रशेखर जी डेथ, प्रधानमंत्री थे हमारे कुछ महीनों के लिए। तो उनके बाद 2 तारीख को ही 5 बजे शपथ हुआ। और मैंने भी कहा था कि आपका जल्दी होगा तो 2 तारीख को 4 बजे के बाद होगा। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि ज्योतिष सटीक भविष्यवाणी कर देता है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र पर मुझे पूर्ण आस्था है। हमारे ज्ञान में कमी है। अच्छा। और किसी भी ज्योतिषी का ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। ऊपर से ये कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा। ज्योतिष शास्त्र एक स्थापित विद्या है। भगवान शंकर ने स्वयं ज्योतिष को स्थापित किया हुआ है कि 80% से अधिक भविष्यवाणी आपकी सही नहीं हो सकती। अच्छा। लेकिन कई की होती है। क्या इस पर कथा है कोई? हाँ, कथा है, लेकिन मैं उसको नहीं जाना चाहूँगा। जी जी। तो उन्होंने कहा पार्वती स्नान कर रही थी, उस समय ज्योतिषी ने देखकर बता दिया था कि पार्वती जी स्नान करी थी। क्या इतनी गोपनीय बात बता रहे हो? अब बड़े लोगों की बातें हैं, शंकर जी के बारे में क्या कहूँ। तो इस प्रकार से तो 80% सटीक होता है नहीं, लेकिन अगर आपकी अगर सिद्धियां हों तो आपका 100% भी सिद्ध हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि सही भविष्यवाणी के लिए ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन और अनुभव कतई आवश्यक नहीं है। आप बिना ज्योतिष शास्त्र का एक पन्ना पढ़े और बिना किसी अनुभव के आप 100% सही भविष्यवाणी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जीन डिक्सन कौन थी? अमेरिका की या किसी कंट्री की थी, वहीं आसपास यूएस वगैरह की। तो जब एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गई, तो हॉस्पिटल में भर्ती किए तो नर्स खड़ी थी। अब उनको ज्योतिष के बारे में कुछ उन्होंने कहा कि अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है, अस्पताल में बीमार पड़ी, जाओ वहाँ जाओ, उनको देखो माँ को। तीसरे को हर एक को बताना शुरू कर दी। तो लोगों ने कहा ये पागल हो गई ये करके। लेकिन जब पता लगा कि जिसको जो कहा था उसने, वो सब सही था। और बातें बहुत बड़ी अचानक उसको मतलब भविष्यवाणी आ गई। करोड़ नस है हमारे माथे में, तो कोई नस जिसका ज्योतिष या हमारे पूर्व जन्म से संबंध है, तो पूर्व जन्म के कारण वो नस हमारी जागृत हो गई, तो सारी चीज हमारे दिमाग में भरी हुई है। आज भी देखिए, जो देश के बारे में बात अपन करते हैं, संस्कृत को षड्यंत्र किया गया, मृत भाषा घोषित कर दिया गया। संस्कृत साहित्य इतना उच्च कोटि की और वैज्ञानिक भाषा है, और संस्कृत में ऐसे ऐसे ग्रंथ और संस्कृत के अक्षर ही ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि लेकिन संस्कृत को डेड भाषा घोषित कर दी। आज देखिए अभी जो हुआ है जी, आपका जो पाकिस्तान भारत का युद्ध शुरू हुआ था, पहलगाम से जो आपका F-16 पकड़ाया, 16 सब हमारे वैज्ञानिक जो हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उसके आधार पर उन्होंने उसका रिसर्च किया और पाया। इवन अब्दुल कलाम जी ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आपने मिसाइल बनाना कहाँ से सीखा, बोले मैंने वेदों का अध्ययन किया और मैंने वेदों से सीखा है। हमारे वेदों में सारी चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ अगर देश को आगे बढ़ाना है तो संस्कृत को अनिवार्य कर देना चाहिए। आप एक ही भाषा पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ सिर्फ, तो भी चलेगा। संस्कृत के कारण क्या है कि जो संस्कृत जानता है वो तमिल भी समझ जाएगा आराम से, क्योंकि तमिल भाषा के अधिकांश शब्द 90% शब्द संस्कृत के ही हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको संस्कृत का ज्ञान है तो आप तमिल आप समझ सकते हैं, संस्कृत ज्ञान है आप हिंदी भी समझ सकते हैं। और संस्कृत और लैटिन 2 ही भाषाएं देश दुनिया में जो सारी भाषाओं की जननी है। इसलिए संस्कृत का अध्ययन अध्यापन से बहुत जरूरी। सारी किताबें गायब कर दी गई, मूल किताबें खोजी जाएं, उनको याददाश्त के आधार पर भी आई बहुत सारी किताबें, बहुत आगे है। ज्योतिष में एक और पक्ष है महन भाई कि वो तंत्र मंत्र की तरफ भी कुछ प्रयोग करते हैं, तो क्या तंत्र मंत्र हाँ है तो इसमें सटीक होता है? बिल्कुल सटीक होता है, अगर करने वाला सटीक है तो जी। उसके तरीके हैं। अब हमारे यहाँ क्या है कि तंत्र मंत्र जो है वो तो उसी का पार्ट ही है ज्योतिष का। फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है? अच्छा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो वही है कि हम पहले से, आप देखिए डॉक्टर लोग इतना सोनोग्राफी करते हैं, टेस्ट करते हैं, तब बताते हैं आपको बीमारी है, इस तारीख को डिलीवरी होगी, और उसके बाद भी गलत होता है उनका, 1 महीने 2 महीने का अंतर आ जाता है सोनोग्राफी के बाद भी। लेकिन ज्योतिष 5 साल 10 साल पहले बता देता है इस तारीख को कन्या हो गई या वो होगा, और एकदम सटीक जाता है। ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो सब पहले से तय हो, तो इतना सटीक। हाँ, तो ये अंग ज्योतिष भी ऐसा कुछ होता है? अंग ज्योतिष भी है विद्या, लेकिन उसका अभी काफी डेवलप हो गई है।
आज से 25 साल पहले अंग ज्योतिष केवल खेल तमाशा समझता था मैं उसको, लेकिन असर तो उसका भी है, और क्योंकि वही इसका भी वैदिक आधार है, और जब जिसका वैदिक आधार है तो गलत हो ही नहीं सकता। हमारे ज्ञान में कमी होगी, लेकिन शास्त्र सही है। ये आपका जो ज्योतिषी ज्ञान है वो कई लोगों को आपने बताया और इशारा भी किया, उनको आने वाले संकट से बचाया भी आपने। ऐसी बहुत सी बातें आपकी हैं, जैसे आपने मंत्री पद के शपथ ग्रहण की बात कही। ज्योतिष में जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं देश में उत्पन्न हो जाती हैं, उसमें हम एक ज्योतिष जो है वो अपने स्तर पे क्या ऐसी कुछ समस्याओं का समाधान निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता महेंद्र भैया कि ये जो समस्याएं व्याप्त हैं बड़े स्तर पे, उस पर कुछ निराकरण हो, देखिए, सीमा का विवाद हो, आतंक का विवाद हो, जैसा भी सारा का समाधान हमारे वेदों में उपलब्ध है जी, ज्योतिष में उपलब्ध है। हमारा ज्ञान उतना नहीं है, उतने गहरे हम नहीं जा पा रहे। आज ज्योतिष को 90% ज्योतिषियों ने, क्षमा चाहूँगा, आजीविका बना लिया है पूरी तरह से। आजीविका गलत नहीं है, लेकिन वहाँ पर दूसरी चीज़ें, व्यावसायिक चीज़ें आ गई हैं, जबकि ज्योतिषी को बिना अपेक्षा के भविष्यवाणी करना चाहिए, और देने वाले जजमान का भी कर्तव्य है कि बिना खाली हाथ न जाए ज्योतिषी के पास से, नहीं तो उसमें भी भविष्यवाणियाँ गलत होती हैं, ऐसा कहा जाता है जी। और आप देखिए, जिस तारीख को मैं याद कर रहा हूँ, 1 मार्च 2023 की बात है, मैंने इस पर यूट्यूब चैनल में दिया भी था कि उस दिन जो ग्रहों की स्थिति थी वो सनातन धर्म के लिए इतना महत्वपूर्ण स्वर्ण दिवस था वो, कि उसको देख करके मैंने कह दिया अब सनातन संस्कृति को, धर्म को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जी। इसी कारण योगी आदित्यनाथ के बारे में मुझसे पूछा गया कि क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैंने कहा अखिलेश यादव के साथ में, तो मैंने साफ कहा कि अखिलेश यादव की कुंडली से योगी आदित्यनाथ कुंडली बहुत कमजोर है, तो इसका मतलब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कुंडली स्ट्रांग है अखिलेश यादव की, इसलिए वो शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे जरूर, लेकिन शपथ ग्रहण तो योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कहा देखिए, योगी आदित्यनाथ एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो गोरखनाथ पीठ का महंत है, तो वो तो ग्रहों को जैसा चाहे खेलने वाला आदमी है, जैसा चाहे मोड़ सकता है, कर सकता है। हालांकि अपने परिवार के लिए करना प्राइवेटेड है, लेकिन देश के लिए तो वो करेगा ही। जब देश अच्छा, हाँ, एक ज्योतिष अपने लिए नहीं कर सकता, अपने परिवार के लिए, लेकिन अपनी समस्या तो देख सकता होगा महेंद्र भैया, देखता है, लेकिन वो बताने का नहीं रहता। आप फिर अपने लेवल के किसी ज्योतिषी से कंसल्ट कीजिए, नियम इथिक्स ये कहता है। इसीलिए आप देखो जितने ज्योतिषियों का परिवार बर्बाद मिलेगा, खासकर जो कर्म कांड कराते हैं जी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि इतने बड़े हैं, प्रकांड विद्वान है, लेकिन उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए, क्योंकि हम ज्योतिष करते हैं अपने लिए नहीं करते हैं, जन कल्याण के लिए करते हैं, लोगों की भलाई के लिए करते हैं, उनकी समस्याओं के निदान के लिए करते हैं, ईश्वर की ओर प्रवृत्ति करने के लिए करते हैं, सनातन संस्कृति को मोड़ने के लिए करते हैं संस्कृत का उपयोग, ज्योतिष का उपयोग। हम आपके जीवन में 2 गंभीर क्षेत्र है, एक ज्योतिष का और एक सरकारी नौकरी का। इन दोनों से निकल के आप हास्य और व्यंग की दुनिया में जो आप प्रयोग करते रहे और आपकी बातें लोगों को बड़ी चुटीली और हंसी लगती रही, तो ये व्यंग रचना के विषय में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आपका कोई मंच का ऐसा साझा कार्यक्रम है जिसमें आपकी रचना पर बहुत जनता ने सराहना की हो और खूब हंसी के ठहाके छूटे फूटे हों? बताएंगे, कोई पंक्तियां सुनाना चाहेंगे? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब से मैंने मंचों में जाना शुरू कर दिया था, और छत्तीसगढ़ स्त्री जो व्यंग कवि थे हमारे, जो कृष्ण रंजन जी, पवन दीवान जी, पंडित बड़ा नाम हो गया था बाद में। उस समय आप कृष्णा रंजन जी, पवन दीवान जी, कई बार मंच में रहा हूँ, त्रिभुवन पांडे जी, सुरजीत नवदीप और सब बहुत से लोग थे उस समय, लक्ष्मण मस्तूरिया, तो मैं इनके साथ कई बार मंच में रहा हूँ। इवन अखिल भारतीय मंचों पर भी मुझे बहुत बार मौका मिला, जो आज देश के बहुत बड़े बड़े के, इवन सुरेंद्र शर्मा जी भी मेरे साथ सरायपाली में मंच पर थे, 1974 की बात है। अच्छा, उस समय आपने सुरेंद्र शर्मा जी के साथ मंच में काम, माणिक वर्मा भी थे और ओम प्रकाश आदित्य थे, और इन सब कई बार। कोई ऐसी अच्छी रचना सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं रचना तो सुना सकता हूँ, मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ। बिल्कुल, स्वागत। जब आपातकाल था जी, आपातकाल में हास्य व्यंग के कवियों ने अपना, अभी उसकी 85वीं वर्षगांठ मनाई, हाँ, इसीलिए याद आ रहा है मेरे को। तो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम हास्य व्यंग नहीं लिख सकते, बंधन है। उस समय मैं धमतरी में नायब तहसीलदार था जी, आपातकाल में। तो मैंने कहा कि ये तो हास्य व्यंग खत्म हो जाएगा ऐसे में, तो मैं कहा एक रिस्क लिया मैंने, और डर तो मुझे जीवन में कभी लगा नहीं, मैं तो शुरू से मान रहा हूँ कर्म फल है जो भी है जी। तो मैंने फिर आपातकाल को लेकर कविताएं लिखी,
तो 20 सूत्री कार्यक्रम थे उस पर, 5 सूत्री कार्यक्रम था संजय गांधी जी का उस पर, और आपातकाल की स्थितियों पर जो सरकारी नारे थे, तो मैं उसमें से अगर आप कहें तो बिल्कुल सुनाए तो थोड़ा सा हल्का है, हाँ। लेकिन इसमें हल्कापन लाना जरूरी था। और मंच पर एक कविता बहुत हिट हुई है जी 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 कि आपातकाल में एक नारा चला था, बात कम काम ज्यादा। बात कम काम ज्यादा, बहुत ज्यादा चला था ये। मैंने कहा कि देखिए हास्यव्यंग्य नहीं लिखा जाता कह रहा है, लेकिन मैं नायब तहसीलदार हूँ और सरकारी नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए मैं एक कविताएं लिखा हूँ। तो आपातकाल में नारा सब जगह बताया गया था, बात कम काम ज्यादा। हाँ, अच्छा, हर बोर्ड में आपको दिखता है, हर 10 कदम पे बोर्ड में लिखा रहता था, सब जगह हाँ। ऑफिस में प्लेट में जी। तो मैं कहा मैंने प्रचार प्रसार के लिए लिखा है, ये बोल करके नायब तहसीलदार का सुरक्षा कवच पहन करके मैं सुनाता था उसको। जी जी ये सुना रहा है, दो छोटी छोटी एकदम। आधी रात के बाद भी पति द्वारा निरंतर छेड़छाड़ जारी रखने पर बच्चों के उठने की आशंका से पत्नी घबराई, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराई, कहा हाय डियर, सरकारी दफ्तर में काम करते हो लेकिन आपातकाल का पहला सबक भी याद नहीं रखते हो। तब पत्नी ने कहा देवी तुम्हारी भाषा काश में समझ पाता। तब पत्नी ने मचलते हुए शरारत से पति को अपनी बाहों में भरते हुए आंखों में आंखें डालकर हंसते हुए कहा बस डियर, बात कम काम ज्यादा। अब उससे पूरा अर्थ ही बदल गया। तो लोग कहाँ जा रहे, अरे वो बात कम काम ज्यादा हम जा रहे बोलते। वो एक था संजय गांधी का था रक्तदान, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन मैंने जो लिखा कि रक्तदान करने के लिए अपने पति को जाते हुए देखकर, रक्तदान करने के लिए अपने पति को जाते हुए देखकर पत्नी मुस्कुराई, कहा रक्तदान करोगी और तुम, वाह रे संजय गांधी की दुम, रक्तदान करके आओगे, सच सच बताओ और किसको बुज़दिल डरपोक और कायर बनाओगे। क्या बात है। ऐसी सभी कार्य को लिखा था। और एक और छोटी सी याद आ रही मेरे को, बड़ी, उसमें सीधे इंदिरा गांधी को संबोधित करके रचना है, इसलिए नाम है करके मैं सुना रहा हूँ। और एक कविता, एक बड़ा मैं मानता हूँ कि ये कविता मेरी युग धर्म में छपी थी। तो अंचल जी से जब मेरी पहली मुलाकात थी रामेश्वर से, उनको ये कविता कंठस्थ थी, सुना रहा हूँ। मैया कबों बढ़ेगी चोटी। कृष्ण ने यशोदा से पूछा, मैं रिपीट नहीं करूँ समय लगे करके। बिल्कुल। कृष्ण ने यशोदा से पूछा मैया कबों बढ़ेगी चोटी। यशोदा ने कहा चिंता मत कर बेटे, बढ़ जाएगी, आज नहीं तो कल दूध वाला कभी न कभी तो शुद्ध दूध लाएगा। और शक्कर में भी रहा होगा कोई मिक्सचर। कृष्ण चालाक हो गए हैं, बात की गंभीरता को समझते हैं। यशोदा से हंसकर कहते हैं माँ तू तो बड़ी चालाक हो गई है, लगता है जैसे बिल्कुल इंदिरा गांधी हो गई है। रोज कहती है समाजवाद आएगा, समाजवाद आएगा, पर कभी नहीं आता। माँ तू भी रोज कहती है दूध वाला शुद्ध दूध लाएगा, शुद्ध दूध लाएगा, पर कभी नहीं लाता। क्या समाजवाद और शुद्ध दूध दोनों साथ साथ आएंगे माँ? माता यशोदा कृष्ण को पिलाते हुए गोदी में लेकर पुचकारते हुए कहती बेटा, हाँ बेटा। मैं सब भूला, कुछ शुरू के ही भूल गया, लेकिन अब 50 साल पुरानी रचना है। व्यंग्य संग्रह के अलावा आपकी और भी किताबें निकली हैं, तो कौन? देखिए हिंदी में पहला हास्यव्यंग्य कविता संग्रह मेरा है 1982 में। किस नाम से प्रकाशित हुई थी? सुबह अवश्य आएगी जी। उसके बाद जो हिंदी के 5 एकल लघुकथा संग्रह है, उसमें भी मेरा लघुकथा संग्रह था, मैं कहता हूँ आखिर देखिए। तो ये लघु कथा क्या व्यंग्यात्मक था? व्यंग्यात्मक भी बहुत सारी हैं, सभी प्रकार का है। उसके बाद मेरी किताब आई थी एक मध्यकालीन स्वच्छंदवादी काव्य, वो मेरी पीएचडी की थीसिस थी। आपने हिंदी में पीएचडी किया है? हिंदी साहित्य। मुझे बड़ा गर्व है कि उसके जो एक्सपर्ट थे, जानने वाले विशेषज्ञ थे, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी थे बीएचयू के हेड, और उन्होंने मतलब रिसर्जन काल पर इतना काम किया है कि निर्विवाद रूप से नंबर 1 है वो। और हमारे गाइड ने तो यहाँ तक कह दिया था, डॉक्टर हरिशंकर शुक्ला जी, बड़ी श्रद्धा से कह रहा हूँ कि उनके महेंद्र 200 गलती निकाल के लिख दे, पीएचडी दे दी जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैंने कहा सर वो तो मिलेगी, सवाल नहीं उठता, आप संशय मत निकालिए। और जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने लिखा कि शोधार्थी की मौखिक परीक्षा अपेक्षित नहीं है यदि यह विश्वविद्यालय के नियमानुसार अनिवार्य न हो। और उसमें केवल टाइपिंग मिस्टेक के बारे में उन्होंने कहा था। और मेरा चूंकि 7 साल हो गए थे, टाइम बढ़ नहीं सकता, बाइंड कराने के बाद देखा भी नहीं था मैंने। तो उनका हलवा में कंकड़ का उपयोग नहीं है, कंकड़ मैंने टाइपिंग मिस्टेक्स डाल दिया। और कौन कौन सी चर्चित रही किताबें आपकी? मेरी तो सभी किताबें, पहली किताब सुबह से आएगी मेरी 6 महीने में आउट ऑफ प्रिंट हो गई। उस जमाने में मुझे 6000 की रॉयल्टी भी मिली। वाह, बड़ी बात है। उसके बाद मैं कहता हूँ आखिर देखी लघुकथा संग्रह, वही काफी चर्चित रही, उसने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित कर दिया। फिर मध्यकालीन स्वच्छंदवादी काव्य तो 15-20 विश्वविद्यालय में एमए हिंदी के संदर्भ ग्रंथ के रूप में स्वीकृत की गई, देश के 85-86 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मेरा एक लघुकथा संग्रह हो रहा है 21वीं सदी का महाभारत,
और एक प्रगतिशील कविताओं का भी आया लाल सूरज की दस्तक। ये मेरे प्रेम कविताओं का भी संग्रह आया झर गया हर श्रृंगार। और कोई प्रेम कविता एक आध सुनाना चाहेंगे? याद है? नहीं, अभी मैं रखा नहीं हूँ। कोई बात नहीं। और एक कविता के प्रेम कविता सुनाना है तो यार कोई भी कविता हो, 10-12 कविता सुनाए बिना मन नहीं बनता। उस टेम्पो की वजह होती है ना, फिर मजा नहीं आएगा। और लेकिन प्रेम कविता भी मेरे में हर कविता में एक नई चीज है, भी बता दो। चलो एक कविता सुनाई देता हूँ, याद आ रही है। स्वागत है आपका, स्वागत। और इसको मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि डॉक्टर नामवर सिंह जी ने इसकी बहुत प्रशंसा की थी, जो कि प्रेम कविता के विरोधी थे जी। और मंच पर ये कविता बहुत हिट होती थी। और उस समय कैसी रचनाएं चलती थी, आप इस रचना को सुन के लगा कि उस जमाने में मंच का साहित्य कितना उत्कृष्ट था जी। एक कविता है, एक पहले मुक्तक सुना देता हूँ, फिर एक कविता कि नयन मिलते ही मुझसे ये तुम्हारा भागना कैसा, नयन मिलते ही मुझसे ये तुम्हारा भागना कैसा, कि फिर छिपकर झरोखे से ये तेरा झांकना कैसा। और सुनो ये प्राण प्रिय मन दे, नयन मिलते ही मुझसे ये तुम्हारा झांकना कैसा, कि फिर छिपकर झरोखे से तेरा झांकना कैसा, भागना कैसा, झांकना कैसा। सुनो ए प्राण प्रिय मन दे, हृदय में तुम समाई, जब छुपाने चांद सा चेहरा ही घूंघट काटना कैसा। अब जो कविता सुना रहा हूँ इसमें 9 रसों का खंड काव्य, महाकाव्य, सबकी व्याख्या और सब 2-2 शब्द में आई है। आप ध्यान दीजिए, इस शीर्षक है जीवन महाकाव्य बन जाए। तेरे शब्द शब्द मुक्तक हैं, तेरे शब्द शब्द मुक्तक हैं, पंक्ति पंक्ति हैं गीत तुम्हारे, यदि तुम एक बार मुस्का दो कोई खंड काव्य बन जाए। और अगर अपने प्रेमी पर तुम यदि अपना प्यार लुटा दो, प्यार तुम्हारा पाकर मेरा जीवन महाकाव्य बन जाए। आपने बहुत छोटी छोटी हास्य कविताएं लिखी हैं, तो इस पर कुछ हास्य कविताएं हमको बताना चाहेंगे? अभी मेरा एक नया संग्रह आने वाला है हास्य कविताओं का, अगली किताब मेरी वही आ रही है जी, नेताजी घूंघट के सामने। अच्छा, उसे बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, नेताजी घूंघट के सामने। तो एक प्रवृत्ति होती है, उसको लेकर के इसमें हास्य पैदा किया गया है कि सुहाग रात की मधुर मादक बेला में नेताजी अपने शयन कक्ष के बाहर चक्कर लगा रहे थे, बहुत परेशान नजर आ रहे थे, बार बार हाथ मलते जा रहे थे कि एक चमचे ने टोका, कहा नेताजी इस मधियामनी की बेला में आप इतने परेशान होते नजर आ रहे हैं। फिर झल्ला कर कहा, चमचे इसके पहले मुझे पहली बार मेरी पत्नी का घूंघट उठवाओ, पहले जनता की भीड़ को मेरे सामने लाओ। एक शिक्षा पर था मेरा, शिक्षा के एक अशिक्षित आदमी, एक काम का अशिक्षित आदमी कॉलेज में जाकर डिग्री लेकर बेकार हो गया, उसके जीवन में कभी प्रकाश था अब अंधकार हो गया। यानी कि काम का एक अशिक्षित आदमी शिक्षित होकर कामचोर बेकार हो गया, और दोस्त तुम कहते हो देश में शिक्षा का प्रसार हो गया। एक आत्मसमर्पण है कि एक मंत्री महोदय के मुख से भ्रष्टाचार उन्मूलन की घोषणा, एक मंत्री महोदय के मुख से भ्रष्टाचार उन्मूलन की घोषणा ठीक ऐसे ही लगी जैसे किसी एक और डाकू ने अपने सहयोगियों सहित आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। ऐसी छोटी छोटी रचनाएं। अच्छा, एक सुनाता हूँ, सती प्रथा पर है, नया एक्सपेक्ट है कि अपनी पत्नी के अत्याचार से त्रस्त होकर, सती प्रथा, अपनी पत्नी के अत्याचार से त्रस्त होकर पति के मन में आत्महत्या का विचार आया। उसने अपनी पत्नी को बतलाया कि अगर तुम बंद नहीं करोगी अपना अत्याचार तो अगले अत्याचार के साथ ही मैं आत्महत्या कर लूंगा। पत्नी ने कहा, हाय डियर, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, तुम्हारी आत्महत्या के बाद मैं तुम्हारी चिता के साथ ही सती हो जाऊंगी। इतना सुनते ही पत्नी महोदय घबराए, हाथ जोड़कर भगवान के कमरे में आए। हे भगवान, बड़बड़ाए, हे भगवान, जिंदा रहते तो शांति मिलने से रही, मरने के बाद तो शांति दिलाओ। मेरे के मरने के बाद सती हो जाऊंगी, कहती है प्रभु इसे सती होने से बचाओ, इसे सती होने से बचाओ। वाह, इस टाइप की। तो ये व्यंग रचनाओं के साथ साथ आपने प्रेम की कविताएं भी लिखी और श्रृंगार पर भी लिखा आपने, अलग अलग प्रयोग आप एक साथ करते रहे, कैसे संभव हुआ और किस तरह से करते रहे? ये बड़ा है कि वास्तव में ये बहुत टिपिकल काम है। व्यंग अलग चीज है, श्रृंगार एकदम अलग चीज है, प्रेम कविता अलग चीज है, और व्यंग और श्रृंगार तो एक दूसरे की कट्टर विरोधी हैं। लेकिन मेरी एक आदत है शुरू से, अगर कोई मुझे ये चैलेंज कर दे कि ये काम नहीं हो सकता और मैंने उसको लग गई बात, तो मैं कहता हूँ ये काम करके दिखाऊंगा।
तो व्यंग और श्रृंगार का मिश्रण मैंने अपनी कविताओं में किया। और अभी आप अच्छा याद दिलाया आपने कि मेरा एक व्यंग उपन्यास आया है, लॉकडाउन की लव स्टोरी जी। उसमें टोटली व्यंग और श्रृंगार है। कोरोना मेरी नायिका है, उसका नायक मैं हूँ, हम दोनों की प्रेम गाथा उसमें है जो 1947 से आगे। तो राष्ट्रवाद को लेकर पूरी किताब है, 70 साल में जो षड्यंत्र हुआ देश में उसका पूरा वर्णन इसमें, और कोई कॉमेडी की। तो हर पेज में एक ठहाका है, हर पेज में व्यंग है और हर पेज में श्रृंगार है। ये अलग टाइप का प्रयोग है उपन्यासों की श्रृंखला में, और उतनी डेयरिंग भी है। यानी डिप्टी कमिश्नर टारी को लोग कहते थे कि सुभाष चंद्र जी ने कहा था कि इससे साहसिक इतना लिखी गई है, न लिखी जा रही है और न लिखी जाएगी। मैंने उनको चैलेंज किया कि ये जो मेरा ये उपन्यास है डिप्टी कमिश्नर की डायरी से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, नाटक में भी आपने प्रयोग किए हैं? जी हाँ, नाटक में मेरी हुआ है रुचि। आपका? जी, मैं बचपन से ही नाटकों में रोल किया करता था, तीसरी चौथी हिंदी से। और हमारे यहाँ जब अरुण सेन जी थे, शेखर सेन के पिताजी, तो उल्का नाटक का उन्होंने मंचन कराया था सपरे स्कूल में जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तो उसमें मैंने भाग लिया था। और मैं जब बागबारा महाविद्यालय में प्राध्यापक था हिंदी का, तो वहाँ पर मैंने भोला राम का जीव नया नया कराने का शौक था मुझे। परसाई जी की रचना है। रचना है भोला राम का जीव, उस पर मैंने मंचन कराया था, जो परसाई जी के नाटकों का या किसी के नाटक का पहला मंचन था। उसके बाद ये बात है 72-73 की। लेकिन 80 में जब दिनमान में आया कि दिल्ली में एक इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर गया, तो बड़ा तहलका किया कि प्रयोग हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। यहाँ बागबारा जैसे कस्बे में हम 8 साल पहले करके बैठे थे, हमने कोई नोटिस ही नहीं किया। नाटक वाटक करने? अरे नाटक पर तो मेरे पूरे व्यंग संग्रह, नाटक संग्रह तैयार है, और पूरे व्यंग नाटकों का संग्रह है वो पूरी तरह से। और हो सकता है इस साल प्रकाशित हो जाए। और मंचन भी करने का विचार है? मंचन का भी, यानी एक नाटक मेरा अलग है। ये बागबारा महाविद्यालय से उसकी रचना शुरू हुई थी कि जैसे ही नाटक घोषित हुआ वैसे ही हीरोइन को गायब कर दिया गया, नायिका को नाटक की। तो वो गुस्सा आया कि भाई तो नाटक देख पात्र रोल न करे तो नाटक रहा क्या। तो मेरे सोचते 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 अभी जा करके 53 साल के बाद भी वो नाटक अभी लास्ट मंथ में पूरा हुआ है। वो बिल्कुल विश्व स्तर पे नाटक का एकदम नया प्रयोग है, दृश्य पाक काव्य है। आप केवल देख कर समझ सकते हैं, पढ़ के नहीं समझ सकते उसको। अच्छा, ये उसमें नई चीज़ है। और उसमें कोई मतलब चरित्र नहीं है, कोई संवाद नहीं है, वाह, कोई भाषा भी नहीं है। अभी तो समझाने के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब वो नाटक मेरा क्षेत्र नहीं है, जब वो इधर डेवलप हो जाएगी तो विश्व के किसी भी भाषा का जानकार उस नाटक की थीम को देखकर समझ जाएगा कि नाटक में क्या कहा गया है। ये विश्व स्तर पे बहुत बड़ा प्रयोग है, और इसमें मुझे 3 अच्छा लगा। ईश्वर की कृपा से मैं अभी जा करके सफल हुआ। और वो नाटक मेरे अभी एक मेरे ऊपर सावनियर प्रकाशित हो रहा है, 75 मैंने पूरा कर लिया है, तो उसको लेकर के तो उसमें वो नाटक में दे रहा हूँ, छपेगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नाटक का मंचन सफल हो। कुछ और छोटे छोटे सवाल थे, मैं इसको आपसे नहीं, बिल्कुल पूछना चाहूंगा कि ग्रह गोचर देख करके लड़के लड़कियों की शादी कराते हैं, बिल्कुल ठीक, और सारा कुछ सुरक्षित समझते हैं, फिर भी आज विवाद हो रहा है, पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में झगड़े हो रहे हैं और रिश्ते टूट रहे हैं, क्या कारण? देखिए, गुण मिलान करा के लोग शादी करते हैं, मैं गुण मिलान को नहीं मानता जी। मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ, बेसिकली दरभंगा नरेश के राजगुरु रहे मेरे 5 पीढ़ियाँ ऊपर की। हमारे यहाँ कुंडली मिलान नहीं किया जाता कि माँ सीता के कुंडली मिलाकर शादी हुई थी, क्या हुआ था उसका। मैंने इस पर रिसर्च किया है और मैंने 4 पॉइंट दिए हैं, जिसको किसी कॉन्फ्रेंस में लोगों ने काटा नहीं, कि दाम्पत्य, इसके पीछे 2 और बड़े कारण हैं, आप याद दिला दीजिएगा तो आगे भूल न जाऊँ। तो पहले मैं देखता हूँ कि वित्तीय स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। झगड़े का आधार जड़ फाइनेंस है आज की सभ्यता के कारण। दूसरा है फिजिकल फिटनेस, बीमारी। अगर फाइनेंशियल फिटनेस है और फिजिकल फिटनेस है और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो जीवन खींच तान के चल जाता है जी। तीसरा है कुंडली में दाम्पत्य सुख है या नहीं। आपकी कुंडली मिल रही है लेकिन दाम्पत्य सुख नहीं है कुंडली में, तो 7th हाउस क्या है, वहाँ की ग्रहों की स्थिति क्या है। अगर वो ठीक है तो तलाक की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। और आखिरी में लाइफ स्पान जो देखने की मनाही है कि लाइफ कितने की है। सब कुछ ठीक है, बारात आई, अच्छे घर है, सब कुछ है, पता लगा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसके बारे में बताना भी प्राइवेटेड है। तो अब इसके आधार पे अगर आप भविष्यवाणी करेंगे तो गलत जाएगा नहीं, क्योंकि आज सब दोनों बच्चे बच्ची दोनों ही आज डेवलप हो गए रहते हैं, दोनों का ईगो डेवलप हो जाता है। सो दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया गया। आज लोग कॉन्वेंट में जाते हैं, हाय ब्रदर हम तुमसे शादी करना मांगता। आज किसी को बहन जी बोलने से
आपको आश्चर्य होगा जान करके कि मेरे को एक जीवन में मेरा संघर्ष इतना रहा है, अगर मैं किसी अपनी उम्र की लड़की को अगर मैंने बहन जी कह दिया है तो उसके लिए मुझे गाली पड़ी है, मुझे किसी को माँ संबोधित करने पर भी मुझे डांट सुननी पड़ी है। अजीब लाइफ रही मेरी पूरे जीवन में जी। अब अपना अपना भाग्य है, कर्म फल है हमारा, पिछले जन्म का मानते हैं, अभी भी हम भुगत रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, जो कॉन्वेंट स्कूल की संस्कृति है, लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, उनको भारतीय संस्कृति की सनातनता का ज्ञान ही नहीं होता है। संस्कृत को तो खत्म ही कर दिया गया, हिंदी जाने वाला बैकवर्ड है। 5 टाइम आप नमाज पढ़ो तो आप बहुत महान धार्मिक है, और मंदिर जाते हो अगर 2 टाइम तो आप जूता चोरी करने जाते हो, लड़की छेड़ने जाते हो। और धोती पहनते हैं तो आप अंधविश्वासी हैं, जनेऊ पहनते हैं अंधविश्वासी हैं। इस प्रकार का बितक चलाया गया हमारे यहाँ। तो उससे जो पहले आप जमाने में पति पत्नी में हमारे सनातन मूल्यों की पति पत्नी में कभी भी झगड़ा नहीं होता था, एक दूसरे के प्रति पूरा समर्पित रहते थे। आज मिलन नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे हमारी सोच बदल गई, हमारे मस्तिष्क को बदला गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि संस्कृत को, सनातनता को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए तो देश जिस तेजी से और तरक्की करेगा, जो विजन की बात करते हैं ना, वो पूरा हो जाएगा। सनातन मूल्यों की स्थापना बहुत जरूरी है और उनके प्रति सम्मान और पहले हमारा शिक्षा पढ़े इसीलिए खत्म किया गया गुरुकुल प्रथा को, नहीं तो कभी कहाँ कहीं हमारे का कितना पति पत्नी समर्पित है, कभी विवाद का प्रश्न ही नहीं रहता था। आज शिक्षा का प्रचार वो कॉन्वेंटिव शिक्षा हो गई है, इंग्लिश की शिक्षा हो गई, हमारी संस्कृति कहीं है ही नहीं। सारी समस्या का जड़ यही है। अभी हाल में हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का निधन हो गया। आप भी उनके साथ मंच पर बहुत नहीं, उनके साथ मंच पर बहुत कम रहा मैं जी। और क्योंकि जैसे मैं सेल्टेक्स में आया तो लोगों ने कहा ये प्रोफेशनल हो जाता है, आप नहीं कर सकते जी। तो जब से मैंने 77 में सेल्टेक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, उसके बाद से लगभग नहीं जैसा हो गया। तो सुरेंद्र दुबे जी तो बहुत अच्छे, मेरे बहुत आत्मीय संबंध थे। मेरे संबंध के पिताजी से भी कुछ दिन रहे हैं, क्योंकि मैं 65-6 से साहित्य में जुड़ा हुआ था, और मेरे बहुत प्यारे, बहुत आत्मीय थे। बहुत दुखद घटना हुई है, और मैं तो कहूँगा ईश्वर उनकी आत्मा को शांति तो मिलेगी, जो जिंदगी में लोगों का कल्याण किया है, हर दुखी व्यक्ति को हंसाता रहा है। दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम पूरी दुनिया में पहुंचा है। छत्तीसगढ़ी को पढ़ते थे, बड़े गर्व से पढ़ते थे, उनमें कभी हीन भावना नहीं थी कि हम छत्तीसगढ़ी वाले हैं जी। बड़े गौरव से, बहुत बड़ा योगदान है उनका छत्तीसगढ़ी के प्रचार प्रसार में और छत्तीसगढ़ का नाम करने में विश्व स्तर पर। सुरेंद्र दुबे जी का बहुत बड़ा रोल है। पद्मश्री बहुत छोटा है उनके लिए, जैसा मैं मानता हूँ। इस क्षेत्र को लेकर के मेरे मन में उनके प्रति असीम सम्मान था, छोटे भाई की तरह थे मेरे, और बहुत उनके परिवार से मेरी बड़ी घनिष्ठता रही है। तो मैं तो ईश्वर से चाहता हूँ कि वैसे तो अच्छे रहेंगे, जिसने जिंदगी में लोगों को हंसाया है, किसी का दुख दूर करना। ज्योतिष में कहते हैं कि आपको अगर अपने ग्रहों का कर्मफल काटना है तो लोगों का भला करते चले जाओ, लोगों को तकलीफ दूर करते चले जाओ, आपके ग्रह ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने तो हजारों लाखों लोगों का मानसिक आनंद दिया है, तो वो तो इतना बड़ा पुण्य का काम था। चेहरे में हंसी, वो तो इतना बड़ा पुण्य का काम है, क्या बोलूं। वो तो किया है, उनके तो सारे पाप कर्म फल पुराने जन्मों के कट गए, और उनको अच्छी स्थिति होगी उनकी। मैं उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, तो श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं क्या बोलूँ इस बारे में, मेरे बहुत दुख है। और मैं भी कार्यक्रम में एक परसों गया था देख करके मैं इतना सदमे में पड़ गया था, मैं क्या बताऊं, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था हमारे छत्तीसगढ़। आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूं कि आपकी बातें, आपकी साहित्यिक यात्रा, आपकी ज्योतिषी ज्ञान का हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ होगा। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर महेंद्र ठाकुर से की गई बातचीत हमारी आपको पसंद आएगी। अपने विचारों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका आभार, आप सबका। मुझे आपने अवसर दिया, और जनता का वह आभार जो सुन रही है, मुझे बर्दाश्त कर रही है। मुझसे अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्या त्रुटि हुई है, मैं सुधार लूँगा। मेरे मन में किसी को ठेस पहुँचाने की भावना नहीं है, ये मैं कह दूँ। मैंने जो कहा भी होगा, जो कोई चीज़ निकली भी होगी, तो आपकी भलाई के लिए ही निकली होगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।